नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज क्लास में। और आज की जो क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश, जिसके प्रमुख बिंदु है हुड़ला सम्मेलन, कृष्ण कुमारी विवाद, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष और जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। इस प्रकार से देखें तो जो कक्षा 10वीं की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें साथियों अपना पहला जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए साथियों, शुरू करने के पहले है मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था और इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम हो रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेनानायक ने राजपुताने में प्रवेश नहीं किया था, यानी कि राजस्थान में प्रवेश नहीं किया था। पर स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण राजपुताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया और राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलेश के मुख्य 3 केंद्र बन गए, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। यानी कि यहाँ पर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। पहला अपना आता है बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। सवाई जयसिंह कहाँ का था साथियों? जयपुर का राजा था, जिसने जयपुर का निर्माण करवाया। उसके राज्य की सीमा पर बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह सवाई जयसिंह का क्या था? बहनोई था साथियों। 1727 ईस्वी तक साले बहनों में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कच्छावा रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कच्छावा रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह के सिंहासन च्युत यानी कि राज्य से हटाने का निश्चय कर लिया। और जब महाराज बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था, उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेर सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। जयसिंह की इस कार्यवाही ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। 1732 में जयपुर जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेर सिंह के साथ 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेर सिंह से कर दिया। दलेर सिंह कौन साथियों? जो द्वितीय पुत्र दलेर सिंह को बूंदी के जो सिंहासन पर बैठाया नहीं, इसको ही साथियों सवाई जयसिंह ने इसकी जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उससे दलेर सिंह से विवाह कर दिया। जयसिंह ने दलेर सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की भी हत्या करवा दी साथियों। इस घटना ने कच्छवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। 18 अप्रैल 1734 को मलराव राहोलकर और राणाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेश सिंह, ये बुद्ध सिंह का पुत्र था। उस समय बुद्ध सिंह अफीम और शराब की मस्ती में अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। का शासन स्थापित हो गया और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कच्छावा रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उमेश सिंह अपना अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया और प्रताप सिंह दलेर सिंह का बड़ा भाई था। तो यहाँ आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहाँ हुआ? तो वह साथियों बूंदी में हुआ। और कौन आया? मलराव होलकर और राणोजी।
इन दोनों ने बूंदी पर 18 अप्रैल 1734 में आक्रमण किया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब आता है साथियों हुड़दा सम्मेलन। ये हुड़दा सम्मेलन भी क्यों हुआ था? इन मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए राजस्थान के जितने भी राजा थे, सभी राजाओं ने एक मशवरा तैयार किया कि सभी एक हो और सभी एक साथ मराठों पर आक्रमण करेंगे ताकि मराठा राजस्थान से निकल जाए। अब देखिए आगे बात करते हैं। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि ये नाम उस समय प्रचलित नहीं था, कि समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुड़दा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुड़दा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये ध्यान रखना। हुड़दा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है हुड़दा सम्मेलन पहले बात तो 16 जुलाई 1734 में ये आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता की मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने साथियों इसकी अध्यक्षता की थी। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह था, नागौर का तख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनशाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे और एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य का विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी। इसके लिए सभी शासक अपनी सेना के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजना कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक ने अपने स्वार्थ थे, इसलिए इसमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुड़दा सम्मेलन इस प्रकार असफल हुआ। आपको केवल इसमें याद रखना है कि हुड़दा सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो आपको याद रखना है साथियों ये 16 जुलाई 1734 में हुआ। यदि 16 जुलाई नहीं है तो आपको फिर 17 जुलाई 1734 आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय, ये कहाँ का था साथियों? ये मेवाड़ का था। इतना आपको याद रखना है कि जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ ने साथियों इसकी अध्यक्षता की थी। अब आता है जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर से विवाह किया। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकराने पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ के राजकुमार से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1742 में जयपुर की खींची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र हुआ, ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधव सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधव सिंह ने 1708 ईस्वी के इकराने के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी पर दावा किया और इस प्रकार ईश्वर सिंह और माधव सिंह में गृह क्लेश आरंभ हो गया। दोनों ही पक्षों से ओर से मराठों में सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ हुआ। माधव सिंह की ओर से मलराय होलकर ने सैनिक सहायता की और इसके बदले होलकर ने 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उधर ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 में माधव सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वर सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधव सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधव सिंह ने एक बार फिर मलराव
होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मलराव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ इन 3 राजपूतों की सहायता करने हेतु भेजा। फलस्वरूप 17 मार्च 1737 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुणे भीषण युद्ध हुआ और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वर सिंह क्या रहा? विजय। राजमहल ये साथियों टोंक का युद्ध है। याद रखना, कभी आता है राजमहल कहाँ का है, तो ये राजमहल टोंक में एक स्थान है जहाँ पर 1 मार्च 1737 को साथियों राजमहल का युद्ध होता है, जिसमें ईश्वर सिंह विजय होता है। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वर सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपए देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वर सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू जयपुर में ही साथियों नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वर सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वर सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वर सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने का विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध यानी 1748 के बाद ईश्वर सिंह ने जो रुपए मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वर सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वर सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी में ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों को अपने को आज़ाद कर लिया। ध्यान रखना साथियों, जो ईश्वर सिंह था वह जिसने राजमहल टोंक बूंदी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, वही राजा 13 दिसंबर 1750 को क्या होता है? आत्महत्या कर लेता है साथियों। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबका सबक सिखाना चाहता था और 10 जनवरी 1751 को उसने एक सुनहरा अवसर मिला। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर के कलात्मक मंदिर व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर में सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यही से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई साथियों। अब आता है तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर यानी वेक वसूली का कर को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महारजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इस हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इससे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर और करौली के शासकों से भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महाजी का साथ मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूता के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट कहाँ पर दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा महाराज सिंधिया और राठौड़ कछावा गठबंधन की सेना के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अड़नी ने रहा और महाराज सिंधिया पीछे हट गए और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद मराठा राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने और के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूत के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूतानों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का प्रयास और किया। उसने जोधपुर की सहायता से
16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुणे मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्यों को पुणे मराठों से संधि करनी पड़ी। अब आता है साथियों कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर जयसिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह से हुई थी। पहली बात देखिए कृष्णा कुमारी कौन थी। ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था साथियों भीम सिंह। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसकी सगाई कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के शासक भीम सिंह से हुई थी। कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भी भीम सिंह था और कृष्णा कुमारी का पहली बार जिसकी सगाई हुई थी उसका नाम भी भीम सिंह था। तो कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भीम सिंह, ये मेवाड़ का था, और कृष्णा कुमारी के पहले जो सगाई हुई थी भीम सिंह के साथ, ये जोधपुर का शासक था। आगे देखिए भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। इस रिश्ते को लेकर मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस घटना के कारण एक बार पुणे मराठों एवं अमीर का पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर का पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया और अमीर का पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर का पिंडारी की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। यानी कि स्वयं मेवाड़ भीम सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, जिसके कारण 21 जुलाई 1810 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? कृष्णा कुमारी का। यह कृष्णा कुमारी विवाद था। कृष्णा कुमारी ये भीम सिंह की पुत्री थी मेवाड़ के, जिसका विवाह जोधपुर के राजा भीम सिंह से हुआ था सगाई। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु होने पर उसका जो दूसरा भाई था साथियों मान सिंह, वो कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन कृष्णा कुमारी के जो पिताजी थे भीम सिंह ने इनका विवाह जगत सिंह से तय कर दिया और फिर जोधपुर और जयपुर में आपस में युद्ध हुआ, जिसका कारण मेवाड़ भीम सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया साथियों और उन्होंने अपने स्वयं की पुत्री को जहर देकर इस विवाद को समाप्त किया। जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चली। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई तख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर गद्दी पर बैठा और नवंबर 1750 में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर जोधपुर गद्दी पर हथिया ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। 1752 में जब तक भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब इसका विरोध के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर उत्तराधिकार मानते चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह द्वितीय जोधपुर गद्दी पर प्राप्त करने तो मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 में रघुनाथ सिंह ने राम सिंह को पुणे जोधपुर की गद्दी पर बैठाने का जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ।
जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था। वह उनसे संधि करने का विवश हो गया। फरवरी 1756 में इसने भी संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। अजमेर और गढ़ बीटली तारागढ़ पर मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परवसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्ष में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों से 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा और राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ लगभग सभी राज्यों में मराठा का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटपाट से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अगले साल आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटपाट आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे और तब तो इनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। आपको यहाँ पर एक और याद रखना है कि वह कौन सी 2 रियासत थी जो हमेशा मराठों से बची रही। एक याद रखना, एक बीकानेर थी और एक साथियों जैसलमेर थी। ये दो रियासतें राजस्थान में मराठों के संघर्ष से बचती रही साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। यह आज की क्लास खत्म होती है साथियों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम।